हेलो बेटा, कैसे आप सब लोग। हम लोग जनरल मीटिंग कर रहे थे। आज हमें करना है पोस्टल बैलेट। हमने लास्ट क्लास में ई वोटिंग तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे पोस्टल बैलेट क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको पोस्टल बैलेट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, है ना बेटा। चलिए देखते हैं होता क्या है पोस्टल बैलेट। क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज, मतलब ओवर राइटिंग इफेक्ट है इस सेक्शन का। क्या है? ओवर राइटिंग इफेक्ट है। Notwithstanding anything contained in this act, a company shall, in respect of such items as may be provided by central government, transact by postal ballot only। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था रूल 22 में, जो बेटा रूल 22 में चीजें लिखी हैं वो हमें ट्रांजैक्ट करानी पड़ती है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट से करानी पड़ती है। उसके लिए कोई और मेथड ऑफ वोटिंग नहीं लगा सकते। ठीक है। और रूल 22 में 10 मैटर्स की लिस्ट है। उसको हमें कैसे करना है बेटा? कंडक्ट कराना है थ्रू ओनली पोस्टल बैलेट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? एक तो 10 मैटर आप सिर्फ पोस्टल बैलेट से कराओगे, किसी और से नहीं करा सकते। सेकंड, मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर्स और ऑडिटर राइट टू बी हर्ड एट मीटिंग ट्रांजैक्ट बाय पोस्टल बैलेट। अच्छा, जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, कौन से होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस? पहला बताओ। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो पोस्टल बैलेट से नहीं करा सकते। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो भी पोस्टल बैलेट से नहीं कराया जा सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये सब पोस्टल बैलेट से नहीं कराया जा सकता। ठीक है। एक तो ये 4 बिजनेस नहीं करा सकते। और एनी अदर मैटर इन विच डायरेक्टर्स और ऑडिटर राइट टू बी हर्ड एट मीटिंग, ऐसा मैटर जिस मीटिंग में ऑडिटर और डायरेक्टर की सुनी जाए, ठीक है बेटा, उसको भी पोस्टल बैलेट से नहीं कराया जा सकता। तो 10 मैटर को तो कराना है। और ऑर्डिनरी बिजनेस, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस और 2 अदर मैटर जिसमें डायरेक्टर और ऑडिटर को बोलने का अधिकार होता है, राइट टू बी हर्ड होता है। कौन से मैटर होते हैं बेटा? स्पेशल नोटिस वाले मैटर होते हैं। इसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर चाहे तो ये बोल सकता है कि मैं जो अगली आने वाली जनरल मीटिंग है उसमें डायरेक्टर को ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करा सकता, तो या मैं नहीं कराना चाहता, शेयर होल्डर ने ऐसा बोल दिया, तो उस केस में डायरेक्टर को ऑडिटर को राइट टू बी हर्ड मिलता है, उनको बोलने का अधिकार मिलता है। उस केस में भी, वो केसेस में भी पोस्टल बैलेट से हम पास नहीं करा सकते। ठीक है ना बेटा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट any item of business required to be transacted by the postal ballot under clause A may be transacted at general meeting by the company which is required to provide e-voting facility। इस पॉइंट का मतलब कोई मुझे बता सकता है? Provided that any item of business required to be transacted by postal ballot under clause A, मतलब clause A में जो clause A दे रखा है, ये clause A, क्लॉज ए में क्या लिखा है? जो 10 मैटर है रूल 22 वाले, तो आपको कैसे कराना है? सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट से कराना है बेटा, और किसी और जगह से नहीं करा सकते। ई वोटिंग से नहीं करा सकते, पोल से नहीं करा सकते, शो ऑफ हैंड से नहीं करा सकते। लेकिन इसमें क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट का मतलब एक्सेप्शन आ गई, प्रोवाइजो आ गया। कहीं भी प्रोवाइडेड दैट लिखा है तो उसका मतलब क्या? एक्सेप्शन, मतलब उल्टा। क्या लिखा है? रिक्वायर्ड एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय पोस्टल बैलेट अंडर क्लॉज ए मे बी ट्रांजैक्टेड जनरल मीटिंग बाय कंपनी। अच्छा, पोस्टल बैलेट कराओ तो जनरल मीटिंग नहीं करानी पड़ती, लेकिन ई वोटिंग कराओ तो जनरल मीटिंग करानी पड़ती है, राइट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर हमने पोस्टल बैलेट कराया तो उसके केस में जनरल मीटिंग नहीं करानी, लेकिन मैंने ई वोटिंग करा ली, मेरे को जनरल मीटिंग करानी है। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या लिखा है? जो ए वाले में जो 10 मैटर है ना, ये वाले 10 मैटर, उसको भी जनरल मीटिंग में कराया जा सकता है उस कंपनीज के लिए जिनके लिए ई वोटिंग कराना मैंडेटरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंपनी पर ई वोटिंग करानी मैंडेटरी है उसके लिए पोस्टल बैलेट कराना बेटा एब्सोल्युटली ऑप्शनल है। ठीक है। 10 मैटर को कैसे कराना है? रूल 22 वाले, सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट से कराना है। बट ऐसी कंपनी जिसके लिए ई वोटिंग कराना मैंडेटरी है, वो कंपनी इसको, ये जो 10 मैटर है जो रूल 22 में लिखे हैं, वो कैसे कराएगी? ई वोटिंग के थ्रू भी करा सकती है, जनरल मीटिंग में आके भी करा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं शॉर्टकट में बोल दूं एक लाइन में, तो जिस कंपनी के लिए ई वोटिंग कराना मैंडेटरी, उन कंपनी के लिए पोस्टल बैलेट कराना ऑप्शनल। बस आपको ये याद रखना है कि जो सी कंपनी ई वोटिंग, जिस कंपनी के लिए ई वोटिंग मैंडेटरी है, उस कंपनी के लिए पोस्टल बैलेट एब्सोल्युटली ऑप्शनल है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 114, सेक्शन नंबर 114 बहुत आसान है। इसमें लिखा है ओआर और एसआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, कंपनीज एक्ट में कहीं लिखा है ओआर पास करा लो, कहीं लिखा है एसआर पास करा लो, ये होता क्या?
कैसे पास कराते हैं? ओआर का मतलब है बेटा, लिख लो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एसआर का मतलब है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? अगर शेयर होल्डर की कंसेंट आ जाए, मोर देन 50% शेयर होल्डर ने हाँ बोल दी तो रेजोल्यूशन पास। अच्छा, मोर देन 50% मतलब, मोर देन 50% मतलब 51, है ना? और क्या लेना है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का लेना है। प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होता है? जो मीटिंग में आया है और साथ साथ वोट भी कर रहा है। अगर उन लोगों ने हाँ बोल दी, मोर देन 50% ने हाँ बोल दी, तो ओआर पास, अदरवाइज ओआर फेल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अभी कंपनी एक्स लिमिटेड है बेटा, ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, इसमें ना 100 शेयर होल्डर है, 100 शेयर होल्डर है। अब इसे जनरल मीटिंग बुलाई, जनरल मीटिंग में सिर्फ 12 लोग आए, जिसमें से 10 ने वोट करा और 2 साइलेंट रहे। तो किन का वोट गिनेंगे? 100 का, 12 का या 10 का? तो बेटा 10 का वोट गिनेंगे। 10 क्या है? प्रेजेंट एज वेल एज वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग है। तो ये लोगों का गिनेंगे। अगर 10 में से मोर देन 50% मतलब 6 लोगों ने हाँ बोल दिया, रेजोल्यूशन पास, अदरवाइज रेजोल्यूशन फेल। समझ में आ गई? 6 लोगों ने हाँ बोला, 4 लोगों ने ना बोलिया, रेजोल्यूशन पास। लेकिन अगर उल्टा हो गया, 6 लोगों ने ना बोल दिया और 4 लोगों ने हाँ बोल दिया, रेजोल्यूशन बेटा फेल हो जाएगा, खत्म। और एसआर क्या होता है? इक्वल टू और मोर देन 75% लोगों ने हाँ बोल दिया तो एसआर पास। ये भी कैसे लेना है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का लेना। अच्छा, क्या लिखा है? इक्वल टू या मोर देन? इक्वल टू मोर देन। 75 लोगों ने भी हाँ बोला तो भी एसआर पास। और ओआर पास करने के लिए मोर देन 50 चाहिए हमें। क्या चाहिए? मोर देन 50। लेकिन एसआर पास करने के लिए 75 भी चल जाएगा, 75 और सिंपल, आसान है ये तो। अच्छा, ये क्या लिखा है? ये बड़ा आसान है, ये बड़ा अजीब सा है यार, देखना जरा। क्या लिख दिया? रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न्ड मीटिंग। एक बात बताओ मेरे को, क्या मीटिंग एडजर्न्ड हो सकती है? हाँ, मैंने आपको बताया था अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं, राइट? क्या हुआ जनरल मीटिंग में ना, कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ और मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा। अब मीटिंग एडजर्न हो गई। ऐसा मान लेते हैं कि जनरल मीटिंग एक तरीके की 1 जनवरी की थी, ये ओरिजिनल जनरल मीटिंग है, ये ओरिजिनल जनरल मीटिंग है बेटा। ओरिजिनल जनरल मीटिंग कब थी? 1 जनवरी को थी, ठीक है। अब क्या हुआ? कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ। कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो चेयरमैन ने मीटिंग को एडजर्न कर दिया, और एडजर्न कब होती है? नेक्स्ट वीक होती है, सेम डे होती है, सेम टाइम होती है, सही है। तो 8 जनवरी को एडजर्न मीटिंग हुई, वहां पर ओआरएसआर पास हुआ। अब मुझे बस इतना सा जवाब दे दो कि जो यहाँ पे ओआरएसआर पास हुआ वो किस दिन पास माना जाएगा? ये ओआरएसआर पास 1 जनवरी को माना जाएगा या 8 जनवरी को माना जाएगा? 1 जनवरी को पास माना जाएगा बेटा या 8 जनवरी को पास माना जाएगा? इस चीज का मुझे जवाब दे दो आप। ये जो ओआर और एसआर है, फिर से क्वेश्चन सुन लो। 1 जनवरी को हमने जनरल मीटिंग बुलाई थी, उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं था, तो हमने क्या कर दिया? मीटिंग को एडजर्न कर दिया 8 जनवरी को। अब 8 जनवरी को रेजोल्यूशन पास करा मैंने, ओआरएसआर जो भी पास करा था मैंने सब कुछ पास करा, ठीक है। अभी किस दिन पास माना जाएगा? ओरिजिनल जनरल मीटिंग वाले दिन या फिर एडजर्न जनरल मीटिंग वाले दिन पास माना जाएगा? अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, जो एडजर्न जनरल मीटिंग होती है ना, इट इज नॉट अ सेपरेट मीटिंग। देखो लिखा भी है एडजर्न जनरल मीटिंग, ये एडी लिखा है यहाँ पे। एडजर्न जनरल मीटिंग इज नॉट अ सेपरेट मीटिंग, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ सेम मीटिंग। जो ओरिजिनल मीटिंग थी उसकी कंटिन्यूएशन ही होती है जनरल एडजर्न जनरल मीटिंग, कोई अलग से मीटिंग नहीं होती। तो बताओ अब मेरे को रेजोल्यूशन कब पास माना जाएगा? 1 जनवरी, 8 जनवरी? देखो आगे भी कुछ लिखा है, इफ अ रेजोल्यूशन पास्ड इन एडजर्न जनरल मीटिंग, अगर रेजोल्यूशन पास करा है एडजर्न जनरल मीटिंग में, देन इट इज डीम्ड टू बी पास्ड इन एडजर्न जनरल मीटिंग, नॉट इन ओरिजिनल जनरल मीटिंग। लॉ मेकर ने बोल दिया कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है उसी दिन पास माना जाएगा, उससे पहले या बाद में पास नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपने ओरिजिनल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करा उसी दिन पास माना जाएगा, अगर आपने एडजर्न जनरल मीटिंग में पास करा तो उसमें पास माना जाएगा। सिंपल बात है, क्लियर है बेटा? बिल्कुल आसान आसान चीजें रह गई है, मेन तो हमने जनरल मीटिंग कर ही लिया। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 117। ये क्या बोल रहा है कि जो नीचे लिखे हुए मैटर्स है, कंपनीज एक्ट में एक लिस्ट है बेटा रेजोल्यूशन की मैटर्स की, जिसमें हमेशा हमेशा एमजीटी 14 फाइल करना पड़ता है। कौन कौन सा मैटर है? सेक्शन 117 सब सेक्शन 3 में कुछ मैटर लिखे हैं, क्या क्या है? जब भी एसआर पास करेंगे तब करना पड़ेगा। एसआर रिक्वायर्ड बट यूनानिमस पास। मेरे को एसआर चाहिए था, सॉरी मेरे को एसआर चाहिए था बट मैंने यूनानिमस पास कर दिया। यूनानिमस मतलब 100% कंसेंट आ गई, तब भी मुझे एसआर पास करना पड़ेगा, तब भी मुझे एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। थर्ड, एनी बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर वेरिएशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर और डायरेक्टर। मैनेजर और डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करा, जिसके लिए मैंने बीआर पास करा, उसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सुपर मेजोरिटी अप्रूवल, डी पॉइंट क्या है? सुपर मेजोरिटी अप्रूवल रिक्वायर्ड बट यूनानिमस पास। अच्छा, सुपर मेजोरिटी अप्रूवल पता क्या होता है? एसएसआर।
इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये पास पता है आपको कब करा जाता है? जब मर्जर और अमलगमेशन होता है। दिस इज द फैंटास्टिक टॉपिक इन द एंटायर कंपनीज एक्ट, मर्जर अमलगमेशन। इसमें एसआर पास नहीं करते, एसएसआर पास करते हैं। इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो डी पॉइंट में लिखा है आपको एसएसआर चाहिए था लेकिन आपने यूनानिमस पास कर दिया। और ई पॉइंट लिखा है रेजोल्यूशन पास करा वाइंडिंग अप के लिए अंडर आईपीसी 2016। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कराने के लिए आपने रेजोल्यूशन पास करा, एसआर पास करा, उसमें भी आपको एमजेडी 14 फाइल करना पड़ता है। अच्छा, कितने दिन में फाइल करना पड़ता है एमजेडी 14? 30 डेज में। 30 डेज में टू द आरओसी। जिस दिन एसआर पास करा या जिस दिन रेजोल्यूशन पास करे उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, दैट इज एमजेडी 14। ये ऑनलाइन फॉर्म होता है, एमसीए की वेबसाइट पर मिलता है। लेकिन अभी इसका पेट नहीं भरा, अभी और भी मैटर्स है। अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में और भी मैटर्स है। क्या क्या है? लिस्ट ऑफ 13 मैटर्स जिसमें बीआर पास करा है फिर भी एमजेडी 14 फाइल करना पड़ेगा। कौन से मैटर्स है? बीआर फॉर मेकिंग कॉल मनी मंगाई है, ठीक है, बायबैक हो रहा है, बायबैक। बीआर को बोरोइंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और बैलेंस शीट को प्रूव करना है, बिजनेस को चेंज करना है, मर्जर अमलगमेशन डी मर्जर रिकंस्ट्रक्शन करना है, टेक ओवर करना है, कोई सिक्योरिटी इशू करनी है, एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब, कोई और मैटर उसके लिए भी। और कहाँ पे प्रिस्क्राइब है बेटा? रूल 8 ऑफ एमबीपी रूल्स पे प्रिस्क्राइब है। 3 मैटर, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंट और रिमूव केएमपी, और अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर। इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, आगे क्या लिखा है? रेजोल्यूशन विच हैव एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स बट इफ नॉट सो एग्रीड वुड हैव बीन इफेक्टिव अनलेस एसआर इज पास्ड। क्या मतलब है इसका? Resolution which have agreed by all the members but if not so agreed would have been effective unless SR is passed। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई मैटर जिसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए था, यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए था, मेरे को यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए था। यूनानिमस का मतलब होता है 100% कंसेंट, जो ये चाहिए था, लेकिन यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। क्या पास हो गया? एसआर पास हो गया। इस केस में भी आपको एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। सिंपल बात है, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। रेजोल्यूशन विच हैव एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स बट इफ नॉट सो एग्रीड वुड हैव नॉट इफेक्टिव अनलेस एसआर इज पास्ड। कि ऐसा रेजोल्यूशन था जिसमें मुझे यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए था बट वो पास ना हो गया, एसआर पास हो गया, तब भी वो इफेक्टिव मान लिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन 118 सेक्शन 119 क्या है? मिनट्स। मिनट्स क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ मीटिंग्स। जो भी हमने मीटिंग में करा, जो भी हमने मीटिंग में करा, चाहे जनरल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में करा, उसका मिनट्स बनाना, उसकी रिकॉर्डिंग्स करना, दैट इज कॉल्ड मिनट्स। अच्छा, इसमें दोनों पढ़ लेते हैं, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग और मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। दोनों किसके कहाँ पे लिखे हैं? सेक्शन नंबर 118। क्या लिखा है? बहुत आसान है, देख लेते हैं। मिनट्स कब प्रिपेयर करना है? शैल बी प्रिपेयर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर मिनट्स बनाने हैं, और जनरल मीटिंग के भी 30 दिन के अंदर मिनट्स बनाने हैं। इसमें भी ये लिखा बेटा, सही है, ठीक है जी। अब SS1 इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1। हमारे पेपर में आईसीएसआई पूछता है SS1 बता दो, SS2 बता दो। SS इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंट्स में पढ़ते हैं, वैसे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं। SS1 बेटा एप्लीकेबल है बोर्ड मीटिंग के लिए, और SS2 एप्लीकेबल है बेटा जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है तो SS1 लगेगा। SS1 क्या बोलता है? जब भी जनरल मीटिंग हुई उसके 15 दिन के अंदर क्या करना है? ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट करने सारे डायरेक्टर्स को। ड्राफ्ट फाइनल नहीं है, वो ड्राफ्ट मिनट्स है, सारे सर्कुलेट करने हैं सारे डायरेक्टर को विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द जनरल मीटिंग। ठीक है, फिर सारे डायरेक्टर्स क्या करेंगे? कमेंट देंगे 7 दिन के अंदर। अगर देना चाहे तो दे सकते हैं कि इसमें ये गलती है उसमें वो गलती है, ऐसे बता सकते हैं। उसके बाद बेटा फाइनल मिनट्स बन जाने चाहिए 30 दिन के अंदर। तो यहाँ पे लिखा ना 30 दिन में प्रिपेयर करने हैं, तो ये 30 दिन ऐसे हैं। 15 दिन में ड्राफ्ट बना लो, 7 दिन के अंदर कमेंट ले लो, उसके बाद फाइनल मिनट्स बना के 30 दिन के अंदर साइन करा दो सारे डायरेक्टर्स। लेकिन जनरल मीटिंग पे ऐसा कोई प्रोविजन एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स है उसको साइन कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग और चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। या उस बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन से साइन करा लो, या फिर जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन होगा उससे साइन करा लो। ठीक है, अब जनरल मीटिंग के मिनट्स कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ दैट जनरल मीटिंग। उस जनरल मीटिंग का जो चेयरमैन था वो साइन करेगा। एंड इफ दैट चेयरमैन इज नॉट कैपेबल ऑफ साइनिंग, अगर वो चेयरमैन कैपेबल ऑफ साइनिंग नहीं है, कैपेबल ऑफ साइनिंग का मतलब है कि वो बीमार है, वो साइन नहीं कर पा रहा, या फिर वो इंडिया से बाहर गया हो तो भी साइन नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो फिर क्या करो? देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज एनी वन डायरेक्टर टू साइन द मिनट्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे बेटा? ऑथराइज करेंगे किसी भी डायरेक्टर को मिनट्स को साइन करने के लिए।
ठीक है। और जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होते हैं उनको मेंबर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, मतलब चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन जो जनरल मीटिंग के मिनट्स होते हैं उनको मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सही है, इजी है बेटा। चलिए आगे सेक्शन 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, बाकी किसी कंपनी को रिपोर्ट ऑन एजीएम नहीं बनानी पड़ती। लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, जब एजीएम कंक्लूड हो जाएगी, कंक्लूड मतलब खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को एक रिपोर्ट देनी है एमजीटी 30, कितना दिन में, एमजीटी 30 पे एक रिपोर्ट बना के देनी है लिस्टेड कंपनी को 30 दिन के अंदर। और इसको साइन कौन करेगा बेटा, चेयरमैन प्लस सीएस साइन करेगा, या फिर 2 डायरेक्टर और सीएस साइन करेगा। देखो सीएस का कंपलसरी साइन करना है यहाँ पर, देख रहे हो तुम्हारी वैल्यू, ठीक है बेटा। ऑप्शन 1 है चेयरमैन प्लस सीएस से साइन करा लो, अगर चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर प्लस सीएस से साइन करा लो। 2 डायरेक्टर में से कौन होगा, एमडी होगा एक, अगर एमडी है तो। अच्छा, रिपोर्ट ऑफ एजीएम कब बना के देनी है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। आरओसी को बना के भेजनी है, एमजीटी 13 को बना के भेजनी है। और इसकी कंटेंट क्या क्या होंगे, डेट टाइम वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, कौन चेयरमैन था, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आए, कोरम था कि नहीं था ये बताना पड़ेगा मेरे को। एजीएम में जो लॉज रूल्स एसएस पे अप्लाई करे आपने, बिजनेस कौन कौन से ट्रांजैक्ट करे, ओरिजिनल एडजर्न पोस्टपोन मीटिंग, कौन सी मीटिंग थी, ओरिजिनल थी, एडजर्न थी, पोस्टपोन थी, ये बताना पड़ेगा मुझे। मिनट्स ऑफ एजीएम भी लगाने पड़ेंगे और एनी अदर रेलेवेंट थिंग्स। ठीक है बेटा, आसान है ये। अच्छा, अब जनरल मीटिंग हमने करा था, एजीएम और ईजीएम होता है बेटा, दो तरीके की जनरल मीटिंग होती है, एक एजीएम और एक ईजीएम। एजीएम पे सेक्शन लगता है 96, 97, 99 और ईजीएम पे सेक्शन लगता है 98 और 100, और इन दोनों पे कॉमन सेक्शन लगते हैं 101 से 121 तक। फिर कॉमन सेक्शन तो हमने कर लिया, बचे एजीएम वाले सेक्शन और ईजीएम वाले सेक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 96, दैट इज एजीएम। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, हर कंपनी को हर साल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग करानी ही पड़ती है। फिर से बोल रही हूँ, हर कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करानी पड़ती है, दैट इज कंपल्सरी। क्या लिखा है देखो, एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी, ओपीसी को छोड़ दो, बाकी सारी कंपनीज को हर साल जनरल मीटिंग करानी पड़ती है, एजीएम करानी पड़ती है। एजीएम मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग करानी पड़ती है। अच्छा, ओपीसी को क्यों नहीं करानी पड़ती, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है, अकेला मीटिंग को कैसे करेगा, इसलिए ओपीसी को जनरल मीटिंग कराने की नीड नहीं होती। अच्छा ठीक है, अब एजीएम कब करानी है, एक तो फर्स्ट एजीएम और एक सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसको फर्स्ट एजीएम करानी पड़ेगी। कब करानी है, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर जनरल मीटिंग करा लो। सब्सिक्वेंट एजीएम कब करानी है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 6 मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर करानी है। और मैक्सिमम गैप जो होगा 2 मीटिंग का कितना होगा बेटा, शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स, इसको 15 कर लेना, यहाँ गलती से 2 महीने लिखा गया है, शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स है, शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स, शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो सब्सिक्वेंट एजीएम है ना, अगर 6 महीने तक नहीं हुई, अगर 6 महीने तक नहीं हुई तो इसकी एक्सटेंशन भी मिल सकती है। इसके लिए कितनी एक्सटेंशन मिल सकती है, कौन देगा एक्सटेंशन, आरओसी देगा। कितने टाइम की एक्सटेंशन मिल सकती है, मैक्सिमम 3 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है। कौन देगा बेटा, आरओसी देगा, सफिशिएंट कॉस्ट पे देगा, और अप्लाई करना पड़ेगा आरओसी को एक्सटेंशन के लिए। एक बात मुझे बताओ कि ओरिजिनल जो फर्स्ट एजीएम है, फर्स्ट एजीएम पे एक्सटेंशन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि बेटा इसमें पहले से बड़ा हुआ टाइम है, 9 महीने का टाइम दे रहे हैं, और सब्सिक्वेंट एजीएम में कितना टाइम दे रहे हैं, 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो इसमें तो देना बनता है ना एक्सटेंशन, क्या पता 6 महीने में कंपनी ना करा पाए, वैसे तो हो जाती है, बट कभी कभी हो सकता है कि कंपनी 6 महीने में ना करा पाए, इसलिए 3 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया। इसमें इसलिए नहीं करा क्योंकि यार पहले से एक्सटेंडेड टाइम है, 2 महीने का टाइम पहले से एक्सटेंडेड है, 6 महीने प्लस 3 महीने इक्वल टू 9 महीने ही होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अगर कंपनी ने एजीएम नहीं बुलाई, कंपनी ने एजीएम नहीं बुलाई, तो एजीएम एनसीएलटी बुला सकता है, देखते हैं। अगर कंपनी ने एजीएम नहीं बुलाई, ठीक है, जानबूझ के नहीं बुलाई या भूल गई, देन एनी मेंबर, कोई भी मेंबर एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है। किस बात के लिए, कॉलिंग द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग बुला दो, ठीक है। फिर एनसीएलटी क्या करेगी, जनरल मीटिंग में लिखा है बेटा में, तो एनसीएलटी की मर्जी है, बुला भी सकती है और नहीं भी बुला सकती, चेक करेगी कि बुलानी चाहिए जनरल मीटिंग, नहीं बुलानी चाहिए। तो ये मीटिंग कैसे होगी, अगर जनरल मीटिंग किसने बुलाई है, एनसीएलटी ने, देन मीटिंग शैल बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड एज एनसीएलटी डायरेक्ट्स। फिर कंपनीज एक्ट में लगेगा, फिर एनसीएलटी जो बोलेगा वही होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एनसीएलटी जो बोलेगा वही होगा। अच्छा, मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ता है बेटा, 21 क्लियर डेज पहले नोटिस देना पड़ता है, सही है, 21 क्लियर डेज पहले नोटिस देना पड़ता है। अगर एनसीएलटी बोलते कि 10 दिन का नोटिस देके बुलाओ, तो बुला लेंगे, बिल्कुल बुला लेंगे।
ठीक है। अच्छा, कोरम ना आना चाहिए 5 लोग आने चाहिए कोरम में। हमने पढ़ा था ना 5, 15, 30, तो मैं कह रही हूँ कि 5 लोग कोरम में आने चाहिए, ठीक है। एनसीएलटी बोल रहे 2 लोग आएंगे तो भी चल जाएगा, 2 कोरम मानेंगे। तो एनसीएलटी जैसा बोलेगा, अगर एनसीएलटी जनरल मीटिंग बुला रहा है बेटा, एनसीएलटी जब जब एजीएम बुला रहा है, ईजीएम बुला रहा है, जब एनसीएलटी बुला रहा है तो एनसीएलटी की बात मानी जाएगी, उस वक्त कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी, हेल्ड होगी, कैसे होगी बेटा, जैसे एनसीएलटी बोल देगा। अच्छा, ये एनी मेंबर लिखा है, कौन सा मेंबर? एनी मेंबर मतलब इवन होल्डिंग 1 शेयर। कोई भी मेंबर बोल सकता है, एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है, जिसके पास 1 शेयर है वो भी बोल सकता है। अगर मेरे पास रिलायंस का 1 शेयर है और रिलायंस कंपनी ने जनरल मीटिंग नहीं बुलाई है, तो मैं एनसीएलटी को अप्लाई कर सकती हूँ कि एनसीएलटी एजीएम हमारी बुलवा दो, ठीक है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है? एक फॉर्म है एनसीएलटी 1, इसमें अप्लाई करना है। तो कहाँ लिखा है? रूल 74 ऑफ एनसीएलटी, इसमें लिखा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब तुम आसान आसान रह गया है, बहुत छोटा सा रह गया, अब तो बहुत कम रह गया चैप्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है? समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताना, लाइक करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।